अब हम वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साइंटिफिक ओरिएंटेशन अर्थात वैज्ञानिक अभिमुखन। अगस्ट काम्टे, दुर्खिम, मैक्स वेबर, पेरेटो एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना है कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खिम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना, यह परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने बताया कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त करने हेतु विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं को मान्यता देनी होगी। टालकट पार्सन्स ने अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही अपनाया। आपने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न है, परंतु अपने सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को कार्य में लेने पर जोर दिया। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को आनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए और उनकी इसी मान्यता ने उन्हें प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट बना दिया। अब हम जो विद्वान वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ व्याख्या कर रहे हैं। नंबर 1 है अगस्ट काम्टे। काम्टे ने विज्ञानों के पद सोपान की व्याख्या की, समाज के विज्ञान की स्थापना की तथा अध्ययन हेतु प्रत्यक्षवादी प्रणाली के प्रयोग पर जोर दिया। काम्टे ने ज्ञान के 3 स्तरों को स्पष्ट किया। ये स्तर थे धार्मिक, तात्विक तथा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक। काम्टे ने अमूर्त विज्ञानों का एक एकीकृत समग्र में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। विज्ञानों के पद सोपान में काम्टे ने समाजशास्त्र को शीर्ष पर स्थित माना। आपकी यह भी मान्यता है कि अन्य विज्ञान समाज के इस विज्ञान के लिए नींव के रूप में काम करते हैं। काम्टे का मानना था कि अपनी विशेष स्थिति के कारण समाजशास्त्र एक एकीकृत विज्ञान हो सकता है। इसके द्वारा विभिन्न विज्ञानों के बीच अंतः संबंधों की खोज की जा सकती है और सभी विज्ञानों को एक प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में संयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2 है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। आपने विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित किया एवं विज्ञान व धर्म के बीच समझौता किया। आपने विकास के सामान्य सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की और बताया कि समाजशास्त्र अपने सबसे अधिक जटिल रूप में विकास का अध्ययन है। मार्गरेट विल्सन वाइन के अनुसार स्पेंसर की विकास की समस्या, योजना एवं समाजशास्त्र में इसका विशेष प्रयोग यह बताता है कि उसने प्राकृतिक विज्ञानों के विचारों को समाजशास्त्र पर लागू किया। भौतिक शास्त्र तथा जीव शास्त्र दोनों ही स्पेंसर कृत समाज के विश्लेषण के आधार थे। काम्टे ने जिस व्यवस्था को अपनी कृतियों के माध्यम से रचना की, वह व्यवस्था सक्षम
व्यवस्था थी जिसकी रचना संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित करने के लिए की गई थी। यह एक नए विज्ञान की रूप रचना का व्यापक प्रयत्न था। इस प्रकार समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में स्पेंसर ने महत्वपूर्ण योग दिया। नंबर 3 है इमाइल दुर्खेम। इमाइल दुर्खेम ने जिस कारणात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति को अपने अध्ययन हेतु अपनाया वह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिचायक है। आपके द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख चरण थे समस्या को परिभाषित करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना एवं परिणामों तथा निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। दुर्खेम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। उदाहरण के रूप में आपने यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक संबंधों के अभाव में आत्महत्याएं अधिक होती है। स्पष्ट है कि दुर्खेम ने अपने अध्ययन समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए किए तथा अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया। अब है नंबर 4 मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। थियोडोर एबल के अनुसार वेबर के लिए सामाजिक विज्ञान समसामयिक दृश्य की मूर्त स्थितियों, घटनाओं या दशाओं के अध्ययन के लिए विज्ञान की पद्धतियों एवं प्रविधियों को लागू करने का एक प्रयास है, जो सामाजिक लक्ष्यों तथा मूल्यों पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव रखती प्रतीत होती है। वेबर ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना है तथा लिखा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो कि सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है, ताकि इसके द्वारा इसके घटित होने एवं इसके प्रभावों के कारणात्मक स्पष्टीकरण तक पहुंच सके। वेबर ने सामाजिक कार्य व्यवहार के आदर्श रूप, इन आदर्श रूपों के 4 प्रकारों, सामाजिक संबंधों के प्रकारों, औचित्यपूर्ण सत्ता की प्रकृति आदि को वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। वेबर ने आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप की अवधारणा के माध्यम से मानवीय व्यवहार के कारणों का उल्लेख किया है। वेबर की रचनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे एक महान सामाजिक वैज्ञानिक थे। अब है नंबर 5 टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही अपनाया। आपने सामाजिक विज्ञानों को क्रिया विज्ञान के रूप में देखा। ये विज्ञान अंत्यक्रिया तथा मूल्यों के संबंध में विचार करते हैं। पार्सन्स ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न है, परंतु आपने सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को काम में लेने पर ही जोर दिया। पार्सन्स की मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को आनुभाविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए और उनकी इसी मान्यता ने उन्हें प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट बना दिया। आपने वैज्ञानिक चिंतन की वास्तविक प्रकृति पर जोर दिया और समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की प्रविधियों को अपनाया। डैनियल डब्ल्यू रोजिड्रेस ने ठीक ही कहा है कि यह स्पष्ट है कि पार्सन्स वैज्ञानिक, आनुभाविक या प्रत्यक्षवादी परंपरा में है। वर्तमान काल में भी कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाया। उदाहरण के रूप में जेटरबर्ग ने बताया कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में नियमों को उसी प्रकार कठोरता से लागू किया जाना चाहिए जिस प्रकार गणितज्ञ अपने गणना संबंधी सिद्धांतों की खोज करने में करते हैं। अनेक समाजशास्त्री यह मानते हैं कि समस्त सामाजिक घटनाएं एवं मानवीय व्यवहार वैज्ञानिक रूप में संचालित होते हैं। इनमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है।
इनके पीछे कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ध्यान में रखकर ही समाज में इच्छित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में लेते हुए आनुभविक आधार पर प्राप्त तथ्यों से सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। मानवीय व्यवहार के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। समाजशास्त्र के विकास पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाते हुए अनेक आनुभविक अध्ययन किए गए तथा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सोरोकिन ने बताया कि 1952 से 1965 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में असंख्य अनुसंधान कार्य तथा तथ्य विश्लेषण व आनुभविक अनुसंधान हेतु नवीन पद्धतियों का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्र पर समाजशास्त्रीय अपने विषय से पद्धति शास्त्र पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया, जिसकी बर्जर ने आलोचना की और बताया कि समाजशास्त्री अपने विषय से दूर चले गए और वे मानव समाज के अध्ययन पर पूरी तरह वैज्ञानिक समाजशास्त्र के पूरी तरह ध्यान देने के बजाय पद्धति शास्त्र की बारीकियों में उलझ गए। धीरे धीरे विज्ञानवाद तथा वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विरुद्ध आवाज उठने लगी। यह सोचा जाने लगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए या सहानुभूति तथा वर्षदहन नामक नई व्यक्तिपरक पद्धतियों का। क्या समाजशास्त्र में विशुद्ध सिद्धांत निर्माण पर ही जोर देना चाहिए या समाज की समस्याओं के प्रति भी जागरूक एवं चिंतित होना चाहिए? इसी समय समाजशास्त्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ, जिसे मानवतावादी या मानविकी अभिमुखन कहते हैं, अर्थात उसे ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन कहते हैं।